वन। आज की इस वीडियो में हम क्लास 7th की सोशल साइंस की बुक एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड के चैप्टर 6 द एज ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन के नोट्स करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अगर आप सभी वीडियोस को जो न्यू सिलेबस की हैं एक साथ देखना चाहते हैं तो आपको ये वेबसाइट www.nmcreativelearning.in पर अवेलेबल हैं, तो आप वहां पे भी पहुंच सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के संदर्भ में बात हो रही है। द पीरियड फॉलोइंग द डिक्लाइन ऑफ द मौर्यन एम्पायर। जब मौर्यन एम्पायर का डिक्लाइन हो गया, डिक्लाइन का मतलब होता है पतन, ये लगभग 185 बीसीई में हुआ, यानी कि बिफोर क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट के जन्म से लगभग 185 इयर्स पहले। बीसीई का मतलब क्या होता है? बिफोर कॉमन एरा। तो मौर्य एम्पायर का पतन होने लगा और इसी वाले पीरियड को द एज ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। वजह क्या थी इसकी? ए ट्रांसफॉर्मेटिव एरा। ट्रांसफॉर्मेशन किसे कहते हैं? चेंज को कहते हैं। एरा का मतलब पीरियड होता है, अर्थात ये एक बहुत सारे चेंजेस वाला पीरियड था इन इंडियन हिस्ट्री, मार्क्ड बाय पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन, जिसमें कि पॉलिटिकल मतलब टुकड़े टुकड़ों में राज्य बनने लगे। द राइज ऑफ न्यू किंगडम्स एंड सिग्निफिकेंट कल्चरल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स। और बड़े स्पेशल सिग्निफिकेंट कल्चर यानी कि कल्चर को लेके, इकोनॉमिक यानी कि जो अर्थव्यवस्था होती है जैसे ट्रेड वगैरह है, उसके डेवलपमेंट भी होने लगे। तो बहुत सारे चेंजेस आए, नए किंगडम बनना और नए कल्चरल इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना। इन सारे चेंजेस की वजह से इस वाले पीरियड का नाम द एज ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन दिया गया। लेसन में शुरुआत में जगदीश चंद्र बोस की एक इसमें कोटेशन दी है, यानी कि कोट बाय जगदीश चंद्र बोस, ये 1917 की बात है। हाइलाइट्स इंडियाज एबिलिटी टू एडेप्ट। ये कोट ये सिद्ध करती है कि इंडियंस में अपने आप को सिचुएशन के हिसाब से ढालने की काफी अच्छी एबिलिटी है, क्षमता है। एंड रेजुवनेट, रेजुवनेट का मतलब होता है अपने आप को दोबारा से री एनर्जाइज कर लेना थ्रू कॉन्टिन्यूअस ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब कैसी भी परिस्थिति हो, कैसे भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हो, चेंजेस हो रहे हो, फिर दोबारा से इंडियंस अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। रिफ्लेक्टिंग द डायनेमिक नेचर ऑफ दिस पीरियड, जिससे ये पता चलता है कि इस पीरियड में बड़े ही डायनेमिक मतलब डायनेमिक नेचर रहा किंगडम्स का, लोगों का, कि उन्होंने नई कल्चर को अडेप्ट किया, नए इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एक्सेप्ट किया और जो न्यू किंगडम्स बने उनको एडेप्ट किया। तो ये डायनेमिक नेचर हमें पता चलता है। अब हम देखते हैं टाइम फ्रेम। अप्रोक्सीमेटली का मतलब लगभग, फ्रॉम द सेकेंड सेंचुरी बीसीई, 185 बीसीई की बात करिए ना, तो वो सेकेंड सेंचुरी बीसीई कहलाएगा। टू द थर्ड सेंचुरी सीई, सीई अर्थात जो जीसस क्राइस्ट के बर्थ से बाद के पीरियड हैं, जैसे कि अब 2026 चल रहा है, तो जब 300 रहा होगा तब तक, मतलब 500 का टाइम हो गया, अबाउट 500 ईयर्स। कैसे? 200 तो बीसीई के हो गए, 300 सीई के हो गए, तो दोनों को ये मिला के 500 हो गए। ये माइनस नहीं है, ये साइन जो यहाँ पर लगा हुआ है ये है यहाँ से यहाँ तक, 200 बीसीई टू 300 सीई, कभी आप इसे माइनस समझ लें। चलिए अब हम देखते हैं इस समय के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे। अब कैरेक्टरिस्टिक्स किसे कहते हैं? ये होती हैं विशेषताएं। और की का मतलब होता है मेन, की का मतलब यहाँ चाबी नहीं है, मेन होता है। डिसइंटीग्रेशन ऑफ द मौर्यन
एम्पायर। डिसइंटीग्रेशन का मतलब होता है विखंडन, टुकड़े टुकड़े हो जाना। मौर्यन एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन हो गया। इसकी वजह से लेड टू द एमर्जेंस ऑफ मल्टीपल किंगडम। मल्टीपल का मतलब बहुत सारी, अनेकों अनेकों किंगडम सामने आने लगी। एमर्ज का मतलब होता है कम अप, सामने आना। फॉरेन इन्वेजन्स, इन्वेजन्स क्या होते हैं? आक्रमण। फॉरेन क्या होते हैं? विदेशियों के। फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट, इंडो ग्रीक शकास कुशानाज, ये सारे नॉर्थ वेस्ट से आए थे। इन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया और इन्होंने ही इंडिया की जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज थी उसको दोबारा से रीशेप किया, मतलब उसकी आकृति बदल थी। फ्लोरिशिंग ऑफ आर्ट, फ्लोरिशिंग का मतलब होता है थ्राइव करना, ग्रो करना, आगे बढ़ना, फलना फूलना। आर्ट, आर्किटेक्चर, गृह निर्माण कला, लिटरेचर, साहित्य, ट्रेड, व्यापार, ये फलने फूलने लगा। विद ए ब्लैंड ऑफ इंडियन एंड फॉरेन इन्फ्लुएंसेस। ब्लैंड का मतलब होता है मिक्स, मिल जाना। उसमें इंडियन और फॉरेन, जो ये विदेशी लोग आए थे, इनके प्रभाव से, इनके मिक्सचर से जो यहाँ की आर्ट थी, आर्किटेक्चर थी, लिटरेचर था, व्यापार था, वो सब फ्लोरिश होने लगा। दोनों के प्रभाव उसमें देखे जा सकते हैं, आप लेसन में आगे पढ़ेंगे। एसिमिलेशन ऑफ इन्वेडर्स। एसिमिलेशन का मतलब होता है किसी चीज को अपना लेना। इन्वेडर्स होते हैं आक्रमण करने वाले। इन्वेजन वर्ड इससे ही बना है, जो आपने अभी ये इन्वेजन वर्ड देखा था ना, तो इन्वेड से इन्वेजन बना है, और इन्वेडर आक्रमण करने वाला। इनटू इंडियन सोसाइटी, कंट्रीब्यूटिंग टू कल्चरल कॉन्फ्लुएंस। कॉन्फ्लुएंस का मतलब होता है संगम। कहने का मतलब ये कि जो इन्वेडर्स थे वो इंडियन सोसाइटी में घुल मिल गए, और जिससे कि ये उनकी कल्चर, जो फॉरेन थे उनकी कल्चर का भी, और जो इंडिया की कल्चर थी उसका संगम हुआ, वो आपस में मिल गए। मतलब कुछ चीजों में इंडियंस ने उनको अपना लिया, और कुछ में उन्होंने इंडियंस को, इंडियन की कल्चर को, इंडिया की कल्चर को अपना लिया। वाई द एज ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन। रीऑर्गेनाइजेशन का एज ही क्यों? उसकी वजह थी पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंट कहते हैं टुकड़े को। फ्रैगमेंटेशन क्योंकि जो बड़ा राज्य था उस समय मौर्यन एम्पायर, अब वो टुकड़े टुकड़े हो गया। द मौर्य एम्पायर, एम्पायर मतलब समझते हो ना, साम्राज्य, collapsed after the assassination of the last emperor Bridhrath by his commander-in-chief Pushyamitra Shung around 185 BCE। 185 BCE में कमांडर इन चीफ कहते हैं सेनापति। जो सेनापति था मौर्यन एम्पायर में, पुष्यमित्र शुंग, उसने जो आखिरी बादशाह था, सम्राट था, जिसका नाम था बृहद्रथ, उसका असैसिनेशन कर दिया। असैसिनेशन का मतलब होता है मर्डर, उसको मार दिया। तो इसके बाद सारा राज्य टूटने लगा। Four more tributary kingdoms under Mauryan rule became independent। जो पहले मौर्यन एम्पायर के जो उसके साथ मिले हुए किंगडम थे, अब उन्होंने जब देखा कि सेंटर में तो कोई है ही नहीं, तो मतलब उनका बादशाह सम्राट उनका मार दिया गया है, तो वो उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट, फ्री, स्वतंत्र डिक्लेयर कर दिया। फॉर्मिंग न्यू पॉलिटिकल एंटिटीज, और अपने अलग अलग पॉलिटिकल किंगडम बना लिए। कांस्टेंट का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस, लगातार। कंपटीशन फॉर टेरिटोरियल, टेरिटोरियल टेरिटरी से बना हुआ वर्ड है, और टेरिटरी का मतलब होता है एरिया। कंट्रोल अमंग दीज किंगडम्स, अब इन किंगडम्स के बीच में ज्यादा से ज्यादा टेरिटरी को, एरिया को कंट्रोल करने की होड़ लग गई, कंपटीशन होने लगा। इसकी वजह से लेड टू ए रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ पावर स्ट्रक्चर्स। अब जिससे क्या हुआ कि जो पावर थी उसका दोबारा से पुनर्निर्माण होने लगा। रीऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है पुनर्निर्माण, पुनर्
निर्माण यानी कि किसी चीज का दोबारा से बनना। अब है फॉरेन इन्वेजन्स, यानी कि जो विदेशी थे उन्होंने कैसे यहाँ पर अटैक किया। इन्वेजन का मतलब मैंने आपको बता ही दिया। द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट अब समझिए जहाँ जम्मू है ये इंडिया का नॉर्थ है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, और वेस्ट जिधर राजस्थान है, ये वाला अफगानिस्तान वाला एरिया। वीकेंड आफ्टर द मौर्याज, ये एरिया मौर्याज के चले जाने के बाद, उनके लास्ट एम्परर के मर्डर के बाद, मारे जाने के बाद वीक हो गया। बिकेम वल्नरेबल टू इन्वेजन्स। अब यहाँ पे इन्वेजन्स होने लगे, क्योंकि सबको पता है जो वीक है उसके ऊपर जाके अटैक करो। बाय इंडो ग्रीक्स, ये करने लगे। शका जो कि इंडो सिथियान्स थे, और कुशानाज, इन्होंने अटैक करने शुरू कर दिए। दीज इन्वेजन्स इंट्रोड्यूस न्यू रूलर्स। अब जब ये अटैक हुए तो नए नए शासक आए, नए राजा आए, एंड कल्चरल इन्फ्लुएंसेस, और अपनी कल्चर भी साथ में लेके आए। नेसेसिटेटिंग पॉलिटिकल एंड सोशल एडजस्टमेंट, जिसकी वजह से इस चीज की जरूरत पड़ी कि जो नया पॉलिटिकल सिस्टम है, जो नया सोशल सिस्टम है, उसमें तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा। और जब आप कुछ एडजस्ट करते हैं तो कुछ को आप अपनी चीजों को छोड़ते हैं, कुछ दूसरों की अपनाते हैं। ये इंडिया में हुआ। कल्चरल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, द पीरियड सो एडवांसमेंट, एडवांसमेंट का मतलब होता है तरक्की, प्रगति, डेवलपमेंट। किस किस चीज में एडवांसमेंट हुआ, किस किस में प्रोग्रेस हुई? आर्ट में, जैसे गांधारा और मथुरा स्कूल्स। गांधारा पे ग्रीक का प्रभाव था। आर्किटेक्चर, गृह निर्माण कला, इसमें क्या हुआ कि रॉक को काट काट के केव्स बनाए गए, बहुत सारे। बुद्धिज्म की हैं, जैनिज्म की हैं, हिंदुइज्म की भी हैं, सबकी रॉक को काट काट के गुफाएं बनाई गई, जैसे अजंता एलोरा है। एंड लिटरेचर, साहित्य लिखी गया, संस्कृत टेक्स्ट लिखी गई, संगम पोइट्री लिखी गई जो कि तमिलनाडु में तमिल लैंग्वेज में लिखी गई थी। ट्रेड नेटवर्क्स एक्सपैंडेड, ट्रेड का मतलब व्यापार होता है। इस पीरियड की सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण बात थी वो थी सिल्क रूट और सी रूट। तो ये बड़े प्रोमिनेंट थे, जिससे कि इंडिया का व्यापार दूसरे देशों तक जुड़ा हुआ था। तो ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग नेटवर्क था, ये और फैला। कनेक्टिंग इंडिया विद द रोमन एम्पायर, जहाँ रोमन एम्पायर इतना बड़ा था, यानी कि यूरोप, वहां तक इंडिया कनेक्ट हो गया। वहां तक चीजें जाती थी इंडिया की, उससे तो आकर्षित होके वहां के लोग यहाँ पर अटैक करने आए थे। वेस्ट एशिया और साथ में सेंट्रल एशिया। आप समझ सकते हैं कि इंडिया अपने प्राचीन काल में कितना स्ट्रांग था, कि उसके इंटरनेशनल रिलेशन से उसका ट्रेड वहां तक फैला हुआ था। जो लोग ये अब कहते हैं कि अरे कुछ भी नहीं था इंडिया, तो जरा वो इस इतिहास को देखें। द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ रीजन्स इनटू न्यू किंगडम्स। अब जो एरिया थे, जो रीजन्स थे, वो नए नए किंगडम में दोबारा से बनने लगे, उनका पुनर्गठन होने लगा, रीऑर्गेनाइज होने लगे। फोस्टर्ड लोकल गवर्नेंस, और जिसकी वजह से लोकल गवर्नेंस यानी कि जैसे पंचायत था, सभा थी, इनका शासन शुरू हुआ। और कल्चरल डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी का मतलब तो आप जानते हैं, विभिन्नता, अर्थात वैरायटी। अब चूंकि फॉरेनर्स आए, वो यहीं पे उन्हें इंडिया ने एसिमिलेट किया, उनकी चीजों को स्वीकार किया, मेल मिलाप हुआ, तो कल्चरल डाइवर्सिटी बढ़ गई। अब इसके बाद हम देखते हैं गाइडिंग वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ एम्परर्स, मतलब कौन सी वैल्यूज थी जिनको अपनाया गया, और जो सम्राट थे उनके क्या सिद्धांत थे। पहला था रिलीजियस टॉलरेंस, धार्मिक सहनशीलता। मतलब बहुत सारे धर्म एक ही साथ फल फूल रहे थे, ये नहीं था कि ये बड़ा है, ये छोटा है, इसकी काट करनी है, उसकी काट करनी है। रूलर्स सपोर्टेड मल्टीपल स्कूल्स ऑफ थॉट, जो रूलर्स होते थे, राजा होते थे, वो अलग अलग विचारधारा के लोगों, यहाँ स्कूल से मतलब जैसे आप स्कूल में पढ़ने जाते हैं वो नहीं है। यहाँ पे मतलब है जैसे एक विचार रखने वाले लोगों का ग्रुप, इंक्लूडिंग जिसमें वैदिक ट्रेडिशन थी, जैनिज्म था, बुद्धिज्म था,
और भी दूसरे थे, इनको सबको सपोर्ट करते थे। एग्जाम्पल है इसका खारवेला। ये चेदी डायनेस्टी, ये सब चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये चेदी डायनेस्टी के थे। क्रिएटेड ए काउंसिल ऑफ एसेटिक्स एंड सेजेस। एसेटिक्स कौन से होते हैं? जो सब कुछ सांसारिक जीवन त्याग करके एक बड़ा कष्ट का जीवन जंगलों में रहते हैं और साधना में, आध्यात्मिकता में बिल्कुल लीन रहते हैं। तो उन्होंने एक साधु संतों की और सन्यासियों की काउंसिल बनाई। रेस्पेक्टेड ऑल सेक्ट्स का मतलब संप्रदाय। उन्होंने सभी संप्रदाय का सम्मान किया एंड रिपेयर टेम्पल्स, और मंदिरों को रिपेयर किया। इसका एग्जाम्पल क्या था? कनिष्क। ये कुषाण डायनेस्टी के थे। फीचर्ड बुद्धा एंड शिवा ऑन हिज कॉइन्स। उन्होंने जो अपने कॉइन्स जारी किए उन पे बुद्ध की प्रतिमा भी, वो मूर्ति भी थी और शिव भी थे उस पर। रिफ्लेक्टिंग इन इंक्लूसिविटी। इंक्लूसिविटी का मतलब होता है जब सबको आप इंक्लूड कर लें, मतलब सबको वो शामिल करते थे अपने राज्य में। वो उन्होंने बुद्ध धर्म को भी इम्पोर्टेंस दी और साथ में हिंदुइज्म को भी। पैट्रोनेज ऑफ आर्ट एंड कल्चर। पैट्रोनेज कहते हैं संरक्षण, आर्ट और कल्चर का संरक्षण। एम्परर्स फंडेड लिटरेचर। एम्परर्स फंड देते थे साहित्य के लिए, आर्ट के लिए, आर्किटेक्चर। आप देखते हैं इतने मंदिर बने हुए हैं, तो ये राजाओं के पैसे से बनते थे। टू प्रमोट कल्चरल ग्रोथ। एग्जाम्पल है शुंगाज एडिड कार्व्ड रेलिंग्स टू भारहट स्तूपा। कि जो शुंग थे उन्होंने भारहट स्तूप में खुदाई की हुई रेलिंग्स लगवाई। सतवाहंस सपोर्टेड कार्ला केव्स। और जो सतवाहन से उन्होंने कार्ला केव्स को सपोर्ट किया। इसके बाद है पब्लिक वेलफेयर, यानी कि जन कल्याण। वेलफेयर कहते हैं भलाई और पब्लिक कहते हैं जनता को, तो जन कल्याण। रूलर्स अंडरटुक प्रोजेक्ट फॉर सोशल बेनिफिट। सोशल का मतलब सोसाइटी के, सोसाइटी के बेनिफिट के लिए रूलर्स बहुत सारे प्रोजेक्ट शुरू करते थे, जैसे कि इरिगेशन सिस्टम, सिंचाई की व्यवस्था और डोनेशन, दान देना। एग्जाम्पल है करी कला, जो कि चोला डायनेस्टी के थे। उन्होंने बिल्ट की कला कल्ला नई ग्रैंड एनिकट फॉर इरिगेशन। उन्होंने कल्ला नई ग्रैंड एनिकट बनवाई थी सिंचाई के लिए। गौतमी बालाश्री जो कि सतवाहन थे, डोनेटेड लैंड एंड रिसोर्सेज। उन्होंने लैंड भी दान दी और रिसोर्सेज भी दिए, यानी कि संसाधन भी दिए। पॉलिटिकल अलायंसेस। अलायंसेस का मतलब होता है संबंध। इन्होंने राजनीतिक संबंध स्थापित किए। कैसे? वो थे मैट्रिमोनियल अलायंसेस। आपने सुना होगा कि एक राजा ने दूसरे राजा की उसमें शादी की, बहुत ये प्रचलित था उस समय पर। तो अपने को सिक्योर करने के लिए करते थे। मैरिज मैरिजेज बिटवीन रॉयल फैमिली, रॉयल फैमिली के बीच में दो राज्यों की मतलब बेटे बेटी के बीच में शादी हो जाती थी। वर यूज टू स्ट्रेंथन टाइज बिटवीन किंगडम्स। का पर्पस था कि राज्यों के बीच में जो संबंध है, टाइज है, उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। रिड्यूसिंग कॉन्फ्लिक्ट, और झगड़े का मुंह। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब झगड़े, संघर्ष। एग्जाम्पल किंग्स ऑफर डॉटर्स इन मैरिज टू सीमेंट अलायंसेस विद नेबरिंग किंगडम्स। सीमेंट का मतलब है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनाना, यानी कि आपसी संबंधों को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कई बार राजा अपनी बेटियों की शादी दूसरे राज्यों के बेटों से कर देते थे। नेक्स्ट है मिलिट्री सुपरमेसी, यानी कि मिलिट्री का सुप्रीम होना, बेटर होना। अश्वमेध यज्ञ, ये जो कि एक वैदिक रिचुअल था। आपने इसके बारे में लव कुश वाले उसमें पढ़ा होगा कि रामचंद्र जी ने अश्वमेध यज्ञ किया था और घोड़ा भेजा था, तो ये वही रिचुअल था। वॉज परफॉर्म टू असर्ट डोमिनेंस। ये इसलिए होता था कि अपने डोमिनेंस को, क्योंकि जो उस यज्ञ में भेजे गए घोड़े को पकड़ेगा, उसका सामना उसके जो अश्वमेध कर रहा था उसकी सेना से होता था। एग्जाम्पल है पुष्यमित्र शुंग ने, और एक दूसरे और थे सतवाहन। विडो क्वीन थी, विडो का मतलब जिसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी होती है। कंडक्टेड दिस रिचुअल टू डिक्लेयर देयर पावर। उन्होंने अपनी पावर को डिक्लेयर करने के लिए ये यज्ञ किए थे। एसिमिलेशन ऑफ फॉरेन इन्वेडर्स, फॉरेन इन्वेडर्स को अपने में मिला लेना।
समायोजन कर लेना। इसमें थे इंडो ग्रीक्स, ओरिजिन था डिसेंडेंट्स ऑफ अलेक्जेंडर सत्रप्स इन द नॉर्थ वेस्ट प्रेजेंट डे पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। हुआ क्या था कि अलेक्जेंडर बीमार हो गए थे, उसके सैनिक जो भी वजह थी, तो वो लौट गया था, लेकिन वो जाने से पहले अपने व्यक्ति सेल्यूकस को यहाँ पे शासन का वो देके गया था अधिकार, तो वो यहीं रह गए। तो जो अलेक्जेंडर के क्षत्रप थे उन्हें क्षत्रप कहा गया था। और ये अलेक्जेंडर का एरिया कौन सा था जो आज पाकिस्तान है या अफगानिस्तान है। तो ये लोग थे यहाँ पर डिसेंडेंट्स कहते हैं उसके वंशज। इन्हें एसिमिलेट किया, एडॉप्टेड इंडियन रिलीजन, इन्होंने फिर इंडिया के रिलीजन को अपना लिया, कल्चरल प्रैक्टिस को अपना लिया, एज एविडेंस बाय द हेलीडोरस पिलर। हेलीडोरस पिलर है जो विदिशा में है, मध्य प्रदेश में। बेगर एंड इंडो ग्रीक एम्बेसडर, इसमें एक इंडो ग्रीक, इंडो यानी कि जो इंडिया में रह रहा है कहाँ का, वो ग्रीक का है। एम्बेसडर प्रेज्ड वासुदेवा, वो कृष्ण जी की, वासुदेव चूंकि वसुदेव उनके पिता का नाम था, तो कृष्ण जी को वासुदेव भी कहा जाता है। उनकी प्रशंसा कर रहा है एज द गॉड ऑफ गॉड्स, देवताओं के देवता के रूप में। एंड लिस्टेड वर्च्यूज, और उनके जो गुण थे, वर्च्यू कहते हैं गुण को, जैसे सेल्फ रेस्टेंट, संयम, चैरिटी, दान, कॉन्शियसनेस, चेतना, इनकी प्रशंसा कर रहा है। उसने कॉइन्स इशू किए फीचरिंग इंडियन डेटीज, जो इंडिया के देवी देवता हैं, डेटीज कहते हैं देवी देवता, जैसे वासुदेव, कृष्णा, लक्ष्मी, अलोंग साइड ग्रीक गॉड्स, और साथ में ग्रीक देवता भी होते थे। कंट्रीब्यूशन क्या है उनका, ब्लेंडेड ग्रीक एंड इंडियन एलिमेंट्स इन आर्ट, उन्होंने आर्ट में, गवर्नेंस, शासन में, लैंग्वेज, भाषा में ग्रीक और इंडियन एलिमेंट्स को मिक्स किया। ब्लेंडेड का मतलब मिक्स करना। इन्फ्लुएंस कॉइनेज डिजाइन, और जो कॉइन के डिजाइन बने उनको प्रभावित किया, आर्टिस्टिक स्टाइल को प्रभावित किया। डिक्लाइन, पतन कब हुआ, ओवर पावर्ड बाय शकाज इन द सेकेंड सेंचुरी बीसीई, सेकेंड सेंचुरी बीसी में शकों ने इन्हें हरा दिया। इसके बाद आता है शकों का राज्य, इसे इंडो सिथियान्स कहा गया। ये पीरियड था सेकेंड सेंचुरी बीसी से लेकर फिफ्थ सेंचुरी सीई तक। अचीवमेंट क्या थी, एस्टेब्लिश द शक संवत कैलेंडर, इन्होंने शक संवत कैलेंडर बनाया जो आज भी पंडित जी बोलते हैं, विच इज 78 to 79 ईयर्स बिहाइंड द ग्रीगोरियन कैलेंडर। जो हम ये 2026 आज बोल रहे हैं, ये ग्रीगोरियन कैलेंडर है। तो ये इससे 78 या 79 ईयर से पीछे है, मतलब आपको 2026 में से ये साल माइनस करने पड़ेंगे। एंड वॉज एडॉप्टेड एज इंडिया नेशनल कैलेंडर इन 1957, और इसे इंडिया का नेशनल कैलेंडर स्वीकार किया गया 1957 में। रूल द नॉर्थ वेस्ट आफ्टर द इंडो ग्रीक्स, इंटीग्रेटिंग इनटू इंडियन सोसाइटी, और इन्होंने इंडो ग्रीक्स के बाद नॉर्थ वेस्ट में शासन किया और इंडियन सोसाइटी को जोड़ा। कंट्रीब्यूशन क्या है इनका, इन्फ्लुएंस कॉइनेज, सिक्के बनाने को प्रभावित किया, कल्चरल प्रैक्टिसेस को प्रभावित किया, कंटिन्यूइंग द ट्रेंड ऑफ कल्चरल एसिमिलेशन, एसिमिलेशन का मतलब होता है अपना लेना, और कल्चरल एसिमिलेशन को के ट्रेंड को कंटिन्यू रखा। इसके बाद क्या हुआ, डिक्लाइन का मतलब पतन, ओवरटेकन बाय द कुशाना, इनके बाद कुषाण आए, उन्होंने इन्हें हरा दिया। अब कुषाण कौन थे, ये थे सेंट्रल एशिया से, एंटर्ड इंडिया इन द सेकेंड सेंचुरी बीसीई। इनके की रूलर थे कनिष्क, जिनका टाइटल था महाराजा, राजा अधिराज, देवापुत्र, यानी कि ग्रेट किंग, किंग ऑफ किंग्स, यानी कि सन ऑफ गॉड। एसिमिलेशन, इन्हें कैसे आत्मसात किया, कैसे अपनाया, अडॉप्टेड इंडियन रिलीजन, इन्होंने इंडियन रिलीजन्स को अपनाया, एज सीन इन कॉइन्स, इनके सिक्कों पे देखा जा सकता है कि उसमें बुद्ध भी हैं, शिव भी हैं, वो नंदी के साथ हैं। इन्होंने गांधार आर्ट, ग्रेको इंडियन आर्ट को बढ़ावा दिया, और साथ में मथुरा को भी, जो इंडियन आर्ट थी, आर्ट ऑफ इसको ब्लेंडिंग इंडियन एंड फॉरेन स्टाइल्स। कॉन्ट्रीब्यूशन क्या था इनका, कंट्रोल द सिल्क रूट, इनका सिल्क रूट पे कंट्रोल था,
फैसिलिटेटिंग ट्रेड विद एशिया एंड द वेस्ट। और इन्होंने एशिया और वेस्ट दोनों यानी कि यूरोप दोनों कंट्री से ट्रेड को, व्यापार को बहुत ज्यादा सुविधाजनक बनाया। डेवलप्ड रिलीजियस आर्ट को बढ़ावा दिया। लेइंग द ग्राउंड वर्क फॉर टेम्पल आर्किटेक्चर, और टेम्पल जो बनाने की कला थी उसको बहुत प्रमोट किया। पैट्रोनाइज स्कल्पचर्स ऑफ डेटीज, और जो देवी देवताओं की मूर्तियां थी जैसे कि सूर्य, बुद्ध, शिव, इनकी मूर्तियों को सपोर्ट दिया, पैट्रोनाइज दिया, अपना संरक्षण दिया। रिफ्लेक्टिंग रिलीजियस डाइवर्सिटी। कल्चरल इम्पैक्ट क्या हुआ? द एसिमिलेशन ऑफ फॉरेन रूलर्स, जो फॉरेन रूलर थे उनके एसिमिलेट होने से, उनको अपना लेने से इंडियन कल्चर रिच हुई, क्रिएटिंग ए यूनिक सिंथेसिस ऑफ इंडियन एंड ग्रेको सेंट्रल एशियन एलिमेंट्स। और सिंथेसिस का मतलब भी ब्लेंडिंग, मिलना। इंडियन और ग्रेको सेंट्रल एशियन एलिमेंट्स की ब्लेंडिंग हुई, आपस में मिले वो, आर्ट में, आर्किटेक्चर में और गवर्नेंस में, शासन में। डायनेस्टीज फ्रॉम आउटसाइड द सब कॉन्टिनेंट, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट था उससे बाहर की डायनेस्टीज कौन कौन सी थी? इंडो ग्रीक सेकेंड सेंचुरी बीसी। ओरिजिन क्या था? ये आपका एक रिवीजन है, शॉर्ट रिवीजन, क्योंकि लंबा लेसन है। डिसेंडेंट्स ऑफ अलेक्जेंडर शत्रप इन द नॉर्थ वेस्ट। एसिमिलेशन क्या था? एडॉप्टेड इंडियन डेटीज वासुदेवा, कृष्णा, लक्ष्मी ऑन कॉइन्स। और हेलियोडोरस पिलर है जो वासुदेव और उनके गुणों की प्रशंसा करता है। ये कल्चरल इंटीग्रेशन का सिंबल है। कंट्रीब्यूशन क्या था? इन्होंने ग्रीक और इंडियन आर्ट को ब्लेंड किया, मिलाया। इन्फ्लुएंसिंग कॉइनेज, सिक्के की जो बनाने की जो कला थी उसे प्रभावित किया, और यहाँ के शासन प्रणाली को भी। कॉइन्स गोल्ड के, सिल्वर के, कॉपर के, निकल के, इनके कॉइन्स बनाए गए जिसमें कि राजा और देवी देवताओं का अक्सर वर्णन किया हुआ होता था। ये ओवर पावर हुए यानी कि इन्हें हरा दिया गया। किसके द्वारा? शकों के द्वारा। अब शक कौन थे? ये इंडो सिथियान्स थे। ये सेकंड सेंचुरी बीसी से फिफ्थ सेंचुरी सी तक थे। इनकी अचीवमेंट क्या थी? इन्होंने शक संवत कैलेंडर शुरू किया जो कि मॉडर्न इंडिया में यूज किया जाता है। रूल्ड नॉर्थ वेस्ट आफ्टर इंडो ग्रीक्स, और इंडो ग्रीक के मतलब जो भी इंडो ग्रीक के जब वो हरा दिया था इन्होंने, तो नॉर्थ वेस्ट में इन्होंने अपना शासन किया और पूरी इंडियन सोसाइटी को इंटीग्रेट किया। कंट्रीब्यूशन था कॉइनेज को, कल्चरल प्रैक्टिसेस को प्रभावित किया। डिक्लाइन क्या हुआ इनका? कुषाणों ने इन्हें हरा दिया। अब कुषाण सेकंड सेंचुरी सी में आए। ये कहाँ से आए थे? सेंट्रल एशिया से। नॉर्दर्न इंडिया की रूलर कौन थे? कनिष्क। नॉन फॉर मिलिट्री कैंपेन्स, ये अपने सैनिक अभियान के लिए जाने जाते हैं, और कल्चरल पैटर्नेज के लिए, कि इन्होंने कल्चर को बढ़ावा देने के लिए अपना संरक्षण दिया, सपोर्ट दिया। अचीवमेंट क्या थी? इन्होंने सिल्क रूट को कंट्रोल किया जिससे कि ट्रेड एशिया के साथ, वेस्ट के साथ उसे बूस्टअप मिला, बढ़ावा मिला। इन्होंने कनिष्क, बुद्ध, शिव के साथ सिक्के जारी किए जो कि रिलीजियस इंक्लूसिविटी को दर्शाते हैं। कल्चरल कंट्रीब्यूशन क्या थे? इन्होंने गांधार जो कि ग्रीको इंडियन एक आर्ट कला थी उसको डेवलप किया, जिसमें ग्रे, ब्लैक, सिस्ट, रियलिस्टिक बुद्धा इमेजेस बनाई गई। और मथुरा आर्ट था जिसमें रेड सैंड स्टोन से मूर्तियां बनती थी। ये आर्ट स्कूल को बढ़ावा दिया, विकसित किया। स्कल्पचर्स ऑफ डेटीज, जो देवी देवता थे, सूर्य, कुबेर, लक्ष्मी, इनकी मूर्तियां बनवाई, और इस प्रकार से टेम्पल आर्किटेक्चर की नींव रखी। सिग्निफिकेंस क्या थी? मार्क्ड ए पीरियड ऑफ एक्सटेंसिव कल्चरल इंटरमिक्सिंग। इस प्रकार से इन्होंने एक विस्तृत आधार पर कल्चर को, जो मिक्सअप था, ब्लेंडिंग थी, उसको बड़ा बढ़ावा दिया। कल्चरल डेवलपमेंट, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। भरहुत स्तूपा शुंगाज ने बनाया, एनहेंस विद रेलिंग्स, यहाँ पर रेलिंग्स लगी। डिपिक्टिंग बुद्धा स्टोरी, बुद्ध की स्टोरी थी यहाँ पर, लक्ष्मी और डेली लाइफ सीन थे।
कार्ला केव सतवाहंस ने बनवाए थे। ये रॉक कट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री थी, मठ थे, जिनमें की इंट्रिकेट बड़े फाइन पिलर से और स्तूप थे। उदयगिरी और खंडगिरी केव्स थी, ये चेदीज ने बनवाई थी। ये जैन रॉक कट आर्किटेक्चर था और विद रामायण पैनल से इसमें। गांधारा स्कूल ये कुषाणों ने प्रमोट किया था। ये ग्रेको इंडियन रियलिस्टिक स्कल्पचर थी सिस्ट में, जो कि ब्लैक ग्रीस पत्थर होता है। बुद्ध विद फ्लोइंग रॉब्स, और बुद्ध थे जिनके नीचे तक बड़े बड़े कपड़े दिखाए गए थे। मथुरा स्कूल था, जिसे कुषाण ने प्रमोट किया। इंडियन ये रेड सैंडस्टोन स्कल्पचर थी देवी देवताओं की, जैसे कुबेर और लक्ष्मी। अब लिटरेचर की बात भी कर लेते हैं। संस्कृत को फ्लोरिश विद महाभारत, रामायण और पतंजलि का योग सूत्र। संगम लिटरेचर आया, जो कि तमिल में लिखा गया था, फ्रॉम द साउथ एक्सप्रेसिंग इमोशंस एंड वैल्यूज। और शिलापद्दिकरम ये चोला एपिक है कनागी के बारे में, जो कि जस्टिस और धर्म को हाईलाइट करता है। ट्रेड सतवाहंस ने मैरीटाइम यानी कि समुद्री व्यापार को बढ़ावा दिया रोमन्स के साथ, और शिप की इमेजेस के साथ कॉइन्स भी जारी किए। चेराज और पांड्याज इन्होंने स्पाइसेस एक्सपोर्ट के भेजे दूसरे देशों में। पल्स, मोती, आइवरी, हाथी दांत की चीजें। और पांड्याज तो नेवल पावर के लिए यानी कि नेवी के लिए, समुद्री व्यापार के लिए जाने जाते हैं। कुशानाज इन्होंने सिल्क रूट को कंट्रोल किया, इंडिया को ग्लोबल मार्केट से कनेक्ट किया। रिलीजियस इंक्लूसिविटी, रूलर्स पैट्रोनाइज वैदिक, जैन, बुद्धिस्ट एंड अदर ट्रेडिशंस। जो रूलर थे वो सारे वैदिक, जैन, बुद्धिस्ट और दूसरी जो परंपराएं थी सबको बढ़ावा देते थे। और इस प्रकार से को एग्जिस्टेंस का मतलब एक साथ मिलजुल के रहना, इस चीज को प्रमोट करते थे। एग्जाम्पल्स है, सतवाहंस ने डोनेशन दी मोंक भिक्षुओं को, और कुषाण कॉइन्स बने जिन पे मल्टीपल डेटीज बहुत सारे देवी देवताओं की इमेजेस होती थी। पूरे डिटेल में आपने रिवीजन के साथ इस चैप्टर के नोट्स पढ़े हैं। आई थिंक कि ये वीडियो देखने के बाद आपको पूरा लेसन अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसे शेयर भी कीजिए, मुझे लिख के भी बताइए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।